फिर से चालू किया। क्वेश्चन 18 अबाउट द हेडिंग्स, क्वेश्चन 19 टॉक्स अबाउट ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट्स, क्वेश्चन 20 टॉक्स अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के पॉइंट्स। और समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन 21 पे आई, क्वेश्चन 21 पे, और क्वेश्चन 21 बात करता है डिस्कस इन रेफरेंस विद एसे 220। अब देख सकते हैं, अब एसे 220 के हिसाब से, तो जरा एसे 220 का चार्ट सामने लाइए। एसे 220 का एज पर एसे 220 द एंगेजमेंट पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन रहे, बराबर है। और हमें पहले से पता है अब एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है, कौन होता है? जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल है उस ऑडिट पर साइन करने के लिए। द एक्शंस ऑफ पार्टनर एंड अप्रोप्रिएट मैसेज टू अदर मेंबर्स इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एम्फसाइज ऑन द इंपॉर्टेंस। कैसे? नंबर 1, क्या फिर से आ गया PLR आया क्या? नंबर 2 QCPP, नंबर 3 इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट, नंबर 4 रेज द कंसर्न्स विदाउट एनी फियर, एंड you have to clearly state that quality improvement is essential. यहां पर एंगेजमेंट पार्टनर की सिर्फ क्या दी हुई है? क्लियर है एवरीबॉडी? 22 और 22 किसके बारे में है? ये लाइन बताओ कहां पर पढ़ा था आपने, ये वाला लाइन। कम ऑन, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन को समझे, कहां से पकड़ रहे हैं वो? बहुत बढ़िया, मॉनिटरिंग पॉइंट वाला है। मॉनिटरिंग पॉइंट पे आ जाइए। 220 बहुत खतरनाक है तू। 220 पे आइए सर, आए क्या? अरे बोलो, बताइए बार बार फिर से। पहला क्या पॉइंट है? PLR। 1 मिनट, दूसरा क्या पॉइंट है? QCPP। तीसरा क्या पॉइंट है? रिपोर्ट्स आर इशूड। और चौथा पॉइंट है फॉलो अप बाय पर्सनल। मतलब ये कौन है पर्सनल? कौन है? अरे यस और नो? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, yes or no? PLR, QCPP reports are issued and engagement quality control reviewer। मेरे को बताइए क्वेश्चन 22 में भी पहले क्या था? PLR, QCPP issuing reports। अरे yes or no? इधर भी क्या है? PLR, QCPP issuing reports। You have to star mark। जब भी मेरे को क्वालिटी पे आएगा, these are common 3 points that I will write। कि सबको PLR फॉलो करना है, सबको QCPP डिजाइन और इंप्लीमेंट करना है, सबको उसके हिसाब से एविडेंस इकट्ठा करके रिपोर्ट देना है। ये 3 पॉइंट कॉमन है। कौन बताएगा? क्वेश्चन देखिए, एक ये वाला कौन से पॉइंट के बारे में बोल रहा है? यस, क्लाइंट इवैल्यूएशन। क्लाइंट अब कैसे क्लियर हो रहा है? क्लाइंट इवैल्यूएशन, कि मैं उसका काम लूं कि नहीं लूं, किन बातों पे ध्यान दूं? बताइए, क्या ये हमारा नहीं हुआ? सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? यस और नो? क्लाइंट ऑनेस्ट है कि नहीं, ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नंबर 2, रतन टाटा जी आ गए, ये देख
तेरे पास है क्या टाइम, तेरे पास कैपेबिलिटी, तेरे पास रिसोर्स, ये है क्या? एक मिनट, ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स। और क्या मैंने आपको तभी लिखा दिया था कि ये भी चेक करो कि उसने पिछले ऑडिटर को क्यों नहीं हायर किया, मेरे को ही क्यों हायर किया। आइए SQC 1 में क्लाइंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूशन वाले पॉइंट के ऊपर लिख दीजिए क्वेश्चन 23। और आप ऐसे 220 के सामने भी लिख सकते हैं क्लाइंट इवैल्यूएशन वाले पॉइंट। बस याद रखना, मैंने आपको इंटेग्रिटी का एक पॉइंट लिखवाया है और मैंने आपको यह भी लिखवाया है कि ऐसा तो क्या हो गया था कि वो प्रीवियस ऑडिटर के पास नहीं जा रहा है और अपने पास आया। ये भी ध्यान में रखिए, उसको एक्सेप्ट करने से पहले हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, पहले सीए ने उसको छोड़ दिया। अरे ये सुनो, ओके अब ये अलग पॉइंट है, इसको थोड़ा स्टार मार्क कीजिए। स्टडी पढ़िए, केस स्टडी पढ़िए, बड़ी केस स्टडी पढ़िए। सुरेश चंद्र ऑडिटर अपॉइंट हुआ है। सुरेश जो कि एक पार्टनर है, वो पूरा काम वही कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाने के पहले और साइन करने से पहले उसका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो चंद्रा जो कि दूसरा पार्टनर था सुरेश चंद्रा में, उसने बोला मैं साइन कर देता हूं अकाउंट्स विदाउट रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म। क्या मिस्टर चंद्रा राइट है ऐसा करने में? आपको बताना है हाँ या ना। आपके हिसाब से पहले तो बताइए, साइन कर सकते कि नहीं कर सकते? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पार्टनर है वो फर्म का, वो साइन कर सकते। आप मन से भ्रम निकाल दीजिए कि 10 पार्टनर है और अगर एक पार्टनर आपका एंगेजमेंट पार्टनर है तो बाकी के 9 नहीं, कोई भी आपका साइन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पहली बात यहां पर क्या है, ये ऐसा, ये वाला पॉइंट। अच्छा एक मिनट, कल जाकर इस ऑडिट में कुछ निकला तो जो चला गया है और उसके घर वालों को तकलीफ होगी कि मिस्टर चंद्रा को तकलीफ होगी? चंद्रा को तकलीफ होगी। चंद्रा ने अपने लिए पूरे काम का रिव्यू करना चाहिए। तो चलिए, एन एंगेजमेंट पार्टनर का डेफिनेशन पहले यहां पे दे दिया हुआ। अब मेरे को बताइए, इधर देखो, सब लोग इधर देखेंगे, तू खुद देख, तुझे समझेगा कि कुछ भी नहीं है ऑडिट में। बताइए, ये पॉइंट पहले हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है और ये पॉइंट हो चुका है। PLR सिग्निफिकेंट मैटर्स, कंसल्टेशन लगता रहेगा तो ले लेने का और सब डॉक्यूमेंट करने का, ये पॉइंट रिपीटेटिव बेसिस पे आ रहा है। अब अगर आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने का है, क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, तो कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। तो अब इधर देखो, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विच शुड बी कंप्लाइड विथ व्हेनेवर ऑडिट इज कैरिड, ऑडिटर डेलीगेट वर्क्स टू असिस्टेंट्स और द वर्क परफॉर्म ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। आपको मैं ये क्लियर कर दूं, कल जाके आप आर्टिकल है, बताइए आपने वहां पे जाके मस्ती करी, आपने कोई ढंग से काम नहीं करा और आपके प्रिंसिपल ने आपके काम पर रिलाय कर कर साइन कर दिया, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, प्रिंसिपल या आप? दैट्स अ करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल विल बी रिस्पॉन्सिबल। जब आप किसी को काम देते हो, आपका काम है उसका काम को रिव्यू करना। तुम ऐसा नहीं बोल सकते मैंने थोड़ी किया, उसने किया। अरे तूने काम दिया ना, तो काम किसका है? अपना। आपको उसके काम को रिव्यू करना है, फिर वो आर्टिकल हो कि वो सीए हो कि कोई एक्सपर्ट हो, आपने उसकी सिर्फ हेल्प ली है बट काम आपका है। तो यहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं, therefore you are entitled to take whatever skills and care and is not aware of any reason to believe that you should have not relied। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो आपको मालूम है कि आप रिस्पॉन्सिबल है, आपको लगता है फिर से उसका काम का रिव्यू आपने करना चाहिए, आपने ही केयरफुली डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना चाहिए और रीजनेबल अश्योरेंस लेना चाहिए कि सच में काम बराबर हुआ है या नहीं। रूल कहता है यहां पर
सारे ऑडिट प्रोसीजर्स करने के बाद मिस्टर सुरेश साइन कर सकते हैं। रिपोर्ट कैन नॉट बी साइंड बिकॉज उसकी डेथ हो गई थी। सीए चंद्रा जो है वो रिपोर्ट साइन करेंगे, बट याद रखना, प्लीज अंडरलाइन, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। ही मस्ट रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म प्रोवाइडेड उसने भी खुद से काम को क्या किया है, रिव्यू किया है। तो रिव्यू तो आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा बोलेंगे कि उसने किया था मैं कर देता हूं, कल जाके हुआ तो वो देखेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? उसी पर एक और एक क्वेश्चन है, द वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट नीड्स टू बी रिव्यूड बाय पर्सनल ऑफ एटलीस्ट इक्वल कॉम्पिटेंस, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? अरे यस और नो, रिव्यू करना चाहिए काम का कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अब एक मिनट इधर देखो, क्या ये कोई पॉइंट ही नहीं है, ये एक तरह से क्या है, डेफिनेशन। क्या दिख रहा है क्या? देखिए जरा पढ़िए, डेफिनेशन ही है ना। परफेक्ट, ये डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन से पहले उन्होंने क्या बोला, रिव्यू करना चाहिए एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स में। इधर देख, बट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, एंगेजमेंट पार्टनर का। इसीलिए उसके बाद उन्होंने पहले एंगेजमेंट पार्टनर का डेफिनेशन दिया कि तुम कितना भी रिव्यू करवाओ, इंटर्न है उसका रिव्यू सीनियर इंटर्न करेगा, सीनियर इंटर्न का रिव्यू मैनेजर करेगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो साइन कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर उसका रहेगा। उन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर का डेफिनेशन दिया। अब उन्होंने क्या बोला, रिव्यू करते रहना है स्टेजेस में, मेक श्योर कीजिए कि सिग्निफिकेंट मैटर्स टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व हो जाने चाहिए। चालू हो गया इनका रिपीटेटिव। बताओ पहला पॉइंट कौन सा, दूसरा पॉइंट कौन सा, सिग्निफिकेंट मैटर, तीसरा पॉइंट कौन सा, कंसल्टेशन, चौथा पॉइंट कौन सा, रिवाइज द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, पांचवा सपोर्ट द कंक्लूजन्स, टेक द एविडेंस एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए। क्लियर है? पक्का? तो एसए 220 और एसक्यूसी 1 का ही चार्ट जो अपन ने बनाया हुआ है, इट कवर्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बस आपको ये जो बुकलेट है इसकी मदद कब लेनी है कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसमें वाला कौन सा पार्ट लिखने का, आपको वो एक समझना है। मेरे को बताइए, ये जो एसक्यूसी चार्ट है उसमें आपने क्लाइंट एक्सेप्टेंस के ऊपर कौन सा क्वेश्चन नंबर डाला, 20, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर 19, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, मॉनिटरिंग के ऊपर। क्लियर है? और ये एक क्वेश्चन था जो सिर्फ हेडिंग्स के बारे में पूछता है, वो कौन सी हेडिंग है, 18। और 3-4 कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं जो आप बिना देखे ठोकेंगे, एक है PLR, एक सिग्निफिकेंट मैटर्स जो है रेज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप रिपोर्ट्स इशू करेंगे। फ्यूचर में आपको लगा, कंट्रोल रिव्यूअर को लगा, तो आप अपने एनटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज कर सकते हैं, नए एविडेंस भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जिम्मेदार एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा। आप रहेंगे, मेरे को क्या ले रहे, मेरे को क्यों ले रहे, एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा। आप कितना भी रिव्यू करा लेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर रहेगा। और एंगेजमेंट पार्टनर की अगर डेथ हो गई, कुछ हो गया और उसके ही पार्टनर ने साइन किया, तो वो जिम्मेदार रहेगा। इसलिए उसने प्रॉपर ड्यू केयर लेना है कि वो सारी चीजों को चेक कर ले। हाँ ठीक है ना सर। एसए 220 और एसक्यूसी 1 के सेम पॉइंट से मैंने आपको एक चीज बताऊं क्या, मैंने आपके लिए बनाया भी है, आप लिखेंगे तो आपका और टाइम, मतलब मेरे को नहीं डालना है, आपको चाहिए तो मैं दे देता हूं। ये देखिए, एसए 220 और एसक्यूसी 1 मैंने साइड बाय साइड क्या किया, सारे पॉइंट्स को लाया, ये ऐसा। अब जैसे अगर आप देखेंगे ना, ये देखो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स दोनों में एसक्यूसी 1 क्या बोलता है और एसए 220 क्या बोलता है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस दोनों में एसक्यूसी 1 क्या बोलता है और एसए 220 क्या बोलता है। ह्यूमन रिसोर्स दोनों में, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस दोनों में, ऐसा मैंने सारा, मॉनिटरिंग दोनों में, ऐसा खुद बना के भी दिया हूं। बना के दूं क्या ऐसा, क्या आपको लगता है चार्ट बहुत हो गया? तो यस, ये कैसा है। अब जैसे अगर आप 2 मिनट देखेंगे एग्जाम्पल, अब वो अपना ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप देखेंगे एसए 20, उधर देखो सिर्फ उसमें इतना ही बोला था कि मेक श्योर करना कि जो भी एंगेजमेंट पार्टनर या वो है वो कॉम्पिटेंट और केपेबल है। और आपको मालूम है एसक्यूसी 1 में ह्यूमन रिसोर्स में ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने लिखा है, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में।
अरे यस और नो एवरीबडी। ऐसे देयर आर सम डिफरेंसेस व्हिच आई हैव ब्रॉट ऐसे सामने सामने, तो आपको क्लियर हो जाता। SA 220, अब SA 220 में क्लाइंट एक्सेप्टेंस में सिंपल सा बोला है कि परफॉर्म ऑल द क्वालिटी और प्रोसीजर्स, जिससे हमें क्लियर हो गया कि हमें क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। बट ये जो पॉइंट है कि वो इंटीग्रिटी है कि नहीं, अपने पास कैपेबिलिटी है कि नहीं, अपन सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकते कि नहीं, वो सब SQC1 में स्पेसिफिकली बोला है। क्योंकि कॉमन सेंस है ना, SQC1 इज अ फर्म लेवल QCPP जो मोरलेस सबको ही लगता है। वेरी गुड। नहीं नहीं, जो आपका एक रिस्पॉन्स है ना, जोशीला रिस्पॉन्स है आपका। चंपू क्लियर है क्या एवरीबडी? क्या यहां तक आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? नाउ वेट, यस अभी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, बुक में आप एक बार पढ़ लेना, ये मेरा डिस्टिंग्विश देख लेना, फिर आप बोलेंगे कि डिस्टिंग्विश भी दे दे बाबा बुक का कुछ। सर पहले देख तो लीजिए। नंबर 1, क्या सही है कि ऑडिट में जनरल एग्जामिनेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्ड होता है? राइट बाद में अपन दमशराज खेलेंगे, मतलब ऐसा कुछ, तो एक मैं बोलूंगा एक आप बोलना, ओके? तो मैं बोलूंगा जनरल तो आप बोलेंगे डिटेल, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव में, ऑडिट में वी आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, इन्वेस्टिगेशन में ओपिनियन नहीं होता है, फैक्ट होता है। हम ऑडिट में ऐसा बोलते हैं हमें ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं बोलते हमें ऐसा लग रहा है। लग रहा क्या है? इन्वेस्टिगेशन में इट्स आइदर यस और नो, देयर इज नो मे बी, शैल बी, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट नॉर्मली 1 साल का होता है, इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर पार्ट का, एक पर्टिकुलर पीरियड का भी हो सकता है। ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते। जो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट कर रहा है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर में जो आपका स्कोप डिसाइड करता है, आपको उतने में ही इन्वेस्टिगेट करना हो। ऑडिट में ऐसा नहीं होता कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार अपन कैश बुक, परचेस बुक नहीं लेंगे, सिर्फ सेल बुक लेंगे, ऐसा नहीं होता। अपना ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होता है, इन्वेस्टिगेशन टर्म्स के हिसाब से होता है। ऑडिट में लिमिटेशंस काफी हैं, इन्वेस्टिगेशन में लिमिटेशंस कम है। ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इन्वेस्टिगेशन में स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है। ऑडिट में हम स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में तो जो हमें अपॉइंट करता है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल होती है और जिसने हमें अपॉइंट किया हम सिर्फ उसी को ही देते हैं, दुनिया को नहीं बताते कि इसका ऐसा हुआ। एविडेंस ऑडिट में परस्यूसिव होता है, इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूसिव होता है। ऑडिट हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन तो कोई एक्सपर्ट टीम, एक्सपर्ट ऑफ प्रोफेशनल्स भी कर सकता है। ऑडिट जब हम करने जाते हैं तो हमारा डाउटफुल अप्रोच नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन में हम सबको शक की नजर से, डाउटफुल नजर से ही देखते हैं। हो गया? तो अब हम क्या करेंगे कि मैं ऐसा हटा देता हूं और मैं आपको पूछता हूं तो आप मुझे बताना, ओके? अच्छा रेडी है आप लोग वो खेलने के लिए? ऑडिट, मैं ऑडिट, आप इन्वेस्टिगेशन बनना, ठीक है? और जो सबसे टफ पार्ट है वो आप हैंडल करेंगे और सबसे जो इजी पार्ट है वो मैं हैंडल करूंगा, क्योंकि मैं पहले पॉइंट बोल रहा हूं ना, तो आपको तो क्या है, तो उल्टा ही बोलना है, राइट? मुझे पता है कि इजी वाला पार्ट मैं कर रहा हूं और टफ वाला आप कर रहे हैं। जैसे परस्यूसिव, तो देखा आपने टफ चुना, आपको क्योंकि सोचना पड़ता है। देखिए और एक बार आपको सोचना है, नो डाउटफुल, देखा? जनरल एग्जामिनेशन, सीए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे भी सोचना है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यूजुअली फॉर अ पीरियड, रिपोर्ट इज टू स्टेक होल्डर्स, कॉन्फिडेंशियल। ये क्लियर है? ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। तो अभी नहीं होता। पॉलीकैप का किधर स्कैम हुआ तेरे सबको नहीं बताता? कहाँ हुआ? एक स्पेसिफिक ईडी के रिपोर्ट्स, ये वो सिर्फ चार्जशीट्स फाइल होती कोर्ट्स, क्या मालूम पड़ा कोर्ट में भी नाम कहाँ बताते, कुछ भी नहीं बताते।
कहां पता चला? सिर्फ हुआ ये, देखिए जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ, कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ था, ये सब सब कुछ नहीं पता। देखिए जब आप एक लिस्टेड कंपनी है ना, तो जनरल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली योर मनी इज ऑल्सो एट स्टेक, ऐसा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर, पूछना दादा, पूछना भाई, है तुम्हारा, पूछ 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 दादा पूछ। एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये कर रहे हैं ऐसा, नो पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मैंने बोला ना, देर आर सम पीपल, देर आर सम सीएस हु आर स्टेटेड एज रबर स्टैम्प सीएस, अपनी बात हुई थी इसमें। मुंबई पुणे में रबर स्टैम्प सीएस बहुत है। रबर स्टैम्प सीएस मतलब क्या, आप उनकी साइन यूज करो, पैसे दे दो, और उनको मालूम है कि इट्स अ शॉर्ट टर्म, तो वो एक 4-5 साल का प्रैक्टिस रहता है, जब तक नहीं पकड़े गए तब थोड़ा सा कॉशियसली चलते, वो 8-10 साल 15 साल, जब पकड़े गए तब जाएगा। बट वो 20-25 साल का वो सोचते कि अपन 8-10 साल में निपटा लेना। तो आपको कोई सब्सिडी चाहिए, आपको कोई एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एक एक साइन का 10-10 हज़ार लेते, 8 सर्टिफिकेट साइन के तो 80 हज़ार रुपये ऐसे ही मिल जाते, सिर्फ 8 साइन करने के रहते, ना उसमें वो कुछ देखते ना वो कुछ करते। अब वो एक ट्रस्ट भी रहता कि आप जो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, आपको एक्चुअली कंप्लायंसेस से बचना है, टाइम नहीं है सामने वाले का, इसलिए वो दे रहा है। हाँ, उसमें आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ कर लिया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो फिर सबको जाना पड़ता है जेल, पीछे से चिल्लाते हो, फिर वो रिकामा काम है। तो आपको थोड़ा सा देख के करते हैं, वो रबर स्टैम्प्स भी ऐसे देख के, रेफरेंस टू रेफरेंस, भाई तेरे रेफरेंस है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिर्फ टाइम पैसा बचा रहे, रिसोर्सेज बचाने के लिए फटाफट कर रहा है तो मैं दे दूंगा ऐसा। बट अगर कभी किसी ने कुछ कर दिया, उसमें कुछ हो गया, कंटेनर के कंटेनर आ रहे, उसमें से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा, तो फिर तो लंबा जाता है इंसान अंदर। यस, चलिए, तो ये डिस्टिंग्विश मैंने ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक बार आप जरा उसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। मेरा वाला जो था वो एकदम क्लियर, इजी, सिंपल, फिर आप उसको क्या कर सकते, कितने बेशरम हो तुम लोग, मतलब वो बोल रहे चल तेरा नहीं पढ़ना ही नहीं, एक बार 2 मिनट देखो तो सही। नहीं वो तो है, एक बार देख लीजिए, नहीं नहीं एक बार देख लीजिए ना, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, इसका ही प्रिंट दू, दे, मैं लिख के देता, दे, फाड़ के फेंक दो पेज को। चलिए पढ़ लीजिए एक बार, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन एक बार देख लीजिए, सारे ही पॉइंट्स हैं, बट उसको समराइज डिस्टिंग्विश फॉर्म में रखा हुआ है। क्या हो गया? अरे ठीक है, उसकी स्पेलिंग जे से शुरू हो रही, एच से, क्या हेरोक्स, जे जेरोक्स, राजेश, कमलेश, दिनेश। चलिए, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, बहुत बहुत स्कोप है फॉरेंसिक ऑडिट्स में। बड़ी देख लो ना एक बार, मोरलेस हाईलाइट कर लो, वही डिस्टिंग्विश है, मैंने उसको सारा पॉइंट वाइज बांट दिया, आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं वो भी दे देता हूँ। कंपनी नहीं हायर करती, स्टेक होल्डर्स हायर करते, जब कुछ बाहर आता है स्कैम। क्या होता है मालूम है ना, फॉरेंसिक ऑडिट, बट वो सब एंट्री टू एंट्री, चेन टू चेन चेक करते जाते हैं, क्या हुआ, कैसे, किधर से पैसे किधर गए, इधर से कैसे, ट्रेल बोलते हैं उसको, ऑडिट ट्रेल, वो ट्रेल टू ट्रेल ट्रेस करते हैं एक एक चीज। किया क्या? चलिए लिख लीजिए फटाफट जिसको लिखना है, फास्ट। जल्दी,
ले लें भाई, ये लास्ट पॉइंट ही। कितना टाइम लगता दो दो वर्ड लिखने को, चुपीच फोटो लेते फिर उसको जूम जूम इन, अरे क्या। चुप वो गैलरी में कहीं तो भी चला जाता। डन। जल्दी जल्दी बटी, एक और एक छोटू टॉपिक करना है मेरे को। करो चेक करो। कल बताया ना तेरे को कितने स्टैंडर्ड्स है। डन। बोलो बडी। क्या किया कल वो बड़े चार्ट का, कुछ किया उसमें कि नहीं? मस्त जमा करेंगे, बोले जब गार्डन जाएंगे तो नीचे रखने को काम आएगा। बड़े पेपर पे भेल बनाना अच्छा होगा। कभी दिख गया मुझे वो कहीं से, मैं सोच रहा सबको देते हो नाम भी लिख देना उसके ऊपर। हुआ का है तुम लोग उसमें, सर हमारी क्या। कुछ भी नहीं किया क्या वो बड़े चार्ट पे? तो बड़े चार्ट नहीं चाहिए क्या, फिर छोटे ही चलने दें। बहुत काम में चुपीच वो फाइल में डाल के शो ऑफ कर रहे हो, एक्चुअली आर्किटेक्ट का काम है हमारा। क्या रहा था ओडी? टेस्ट का
कौन सा क्वेश्चन? वो कैपिटल बजटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? उसका भी नहीं डाला अभी तक? डाला है मैम। डाला है। होंगे ना? सर थोड़ा थोड़ा करने दीजिए सर। सब कभी ऐसा हुआ कि सर सभी करते हैं? ओके बडी, नहीं तुम्हारा मुझे मालूम है फालतू कार्यक्रम है। आप देना चाहें तो आई एम रेडी। चलिए अब एक लास्ट एस्पेक्ट सुनिए। अभी 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट आ रहा है और वो क्वेश्चन है कि ऑडिट का और कोई दूसरा एक सब्जेक्ट का क्या रिलेशन। तो याद रखिए 6 सब्जेक्ट्स हैं, हमें बारी बारी से ऑडिट और उस सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, क्यों ये लोग, क्या इनमें कोई रिलेशन है, कोई जो कोई जुड़ाव है वो क्या है, हमें उसमें बस 2-3 लाइन में लिखना है कि क्या रिलेशन है उस ऑडिट में और वो सब्जेक्ट। तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो सब में आप कॉमन लिखेंगे और वो है ऑडिटिंग एंड डैश एज अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग। ये आपको पहला पॉइंट कम लिखना है, सब में ऑडिट का और सब सब्जेक्ट का क्लोज रिलेशन है, इट्स अ कॉमन पॉइंट। ये फर्स्ट आप लिखेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए सबसे पहला पेज 18 पर ऑडिट और लॉ। मेरे को बताइए क्यों ऑडिट और लॉ में क्लोज रिलेशन है? कहना है से अगर आपको लॉज के बारे में ही पता नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे कि कंप्लायंस हुआ या नहीं? यस और तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके 15 मार्क होने चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट एंड लॉ इज अ वेरी क्लोज वन। यस, ऑडिटर को गुड नॉलेज होना चाहिए और अपने फाउंडेशन के सारे एक्ट के नाम ठोकने के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप नहीं पढ़े क्या? जो बचे हैं तुम, मतलब जब आप फाउंडेशन में थे तो वो इंटर में था और अब आप इंटर में तो वो फाउंडेशन। द नॉलेज ऑफ टैक्सेशन लॉ इज ऑल्सो इनएविटेबल, क्योंकि हर एंटिटी को इनकम टैक्स के लॉस को तो फॉलो करना ही पड़ता है। तो वो कह रहे हैं एक ऑडिटर को डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस का अच्छा नॉलेज होना जरूरी। दैट्स इट। Okay, but buddy, can I say the first point will be it's a close relation. Number 2, it should have a good knowledge of various business laws और आप एक्ट के नाम डालेंगे। और नंबर 3, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के लॉस के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दैट्स इट। ये आपका लॉ और ऑडिट ये आपका साथ साथ चलेगा। क्लियर है? पक्का? नंबर 2, अकाउंट्स और ऑडिट में क्या रिलेशन है? बहुत बढ़िया, क्लोज रिलेशन है। भगवान तो तुम्हें देख रहा है ना। एक ऑडिटर को थरो नॉलेज होना चाहिए सारे जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के बारे में। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, गैप, राइट, मतलब एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज। entire accounting profession rests. This point we can skip. ये क्लियर दिख रहा है, टाइम पास है। अकाउंट्स और ऑडिट का मेरे पास एक मस्त था यार। हाँ, बोला ना मैंने, कुछ कुछ जगह पे जहाँ इजी हो सकता है किया। इधर देखो बटी, तुमको बात करना है तो मैं क्या कर, देखो बटी, आप 3 दिन से जो डेडिकेशन बता रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से मैं कल 1-2 लोगों को मैसेज भी करने वाला था कि क्या मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ क्या,
एक एक चार्ट लर्न कर रहे हैं, बट मैं लगा कि आप भी लर्न कर रहे हो तो मजा आ रहा है। अब ऐसा टाइम पास करेंगे फिर कोई सेंस नहीं बनता। मैंने हर चीज का बनाया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। अकाउंट्स और ऑडिट में हम कैसे करते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से मैं आपको लर्न भी करा दूंगा। इधर देखिए, अकाउंट्स बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, ऑडिट बिगिंस व्हेन अकाउंटिंग एंड्स। बहुत बढ़िया इरशाद, इरशाद आपको करना चाहिए। यस, नंबर 2, इधर accounting is involved with recording of transactions, audit is involved of about examination of this transactions। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं, ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। अकाउंट सिर्फ आपके फाइनल अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करेगा, ऑडिट हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। बराबर है। अकाउंटिंग बुक के बाहर नहीं जाता, बट ऑडिट को बुक के बियॉन्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जाना पड़ सकता है। मतलब जैसे हम अलग कंसल्टेंट, अलग एक्सपर्ट्स, अलग ओपिनियंस भी लेते रहते हैं। अकाउंटेंट के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं लगता, बट ऑडिट करना है तो लगता है। अकाउंटेंट को कहीं रिपोर्ट्स नहीं सबमिट करनी पड़ती, बट ऑडिट को करनी पड़ती है। अकाउंटेंट एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है, बट ऑडिटर नहीं होता। अकाउंटेंट से मिस्टेक्स या एरर हो जाए तो ठीक है, but auditor cannot afford to make errors and frauds, right? So this is some of the distinguish between accounts and audit। एक बार फिर से आप बताएंगे, बताइए बताइए। जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां अकाउंटिंग शुरू होता है, तो जहां अकाउंटिंग खत्म होता है वहां ऑडिटिंग शुरू। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को वो एग्जामिन करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, वो उसको ट्रू एंड फेयर वेरीफाई करता है। अकाउंटेंट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नॉलेज का, डिग्री का, नॉलेज का नहीं डिग्री का। आपको रिपोर्ट भी नहीं देना और आपसे एरर भी हो सकता है। वहां पर ऑडिट में एरर्स यू कैन नॉट अफोर्ड, आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है और उसके लिए आपको रिक्विजिट स्किल्स की जरूरत। एम्प्लॉय है नॉट है। सो क्यूट। तो कुछ बनाना है आपको, बना लीजिए। चलिए, फोटो वाले फोटो ले लेंगे और फिर गैलरी में जाके उसे डिलीट कर देंगे। डन क्या? शर्म आती कि नहीं तुम्हें? इतने खतरनाक है तुम लोग। आई होप यू आर लिंकिंग, आप कौन सी चीज कहाँ लिख रहे हो, किसके रिलेटेड लिख रहे हो।
डन, डी। डन है। चलिए डन। डन। बोल रहे बड्डी। चलिए ओके, अब ऑडिट और बिहेवियरल साइंस। कौन बताएगा व्हाट इज अ बिहेवियरल साइंस? साइंस ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज अ बिहेवियरल साइंस मतलब क्या? कैन आई से हाउ टू रीड द माइंड्स, हाउ टू मैनेज पर्सन, उसके एट्रीब्यूट्स? यस, मुझे पता है ऑडिट का उससे क्या लेना देना, थोड़ा सा समझिए। कैन आई से ऑडिट अकेले हो सकता है कि यू नीड अ टीम? और क्या टीम में सब लोग एक सरीके होते हैं? या मालूम है ना, ऑल द फिंगर्स आर नॉट सेम। तो आपके पास वो नैक होना चाहिए कि आप लोगों से काम करा के लें, सबको साथ में लेकर चलें, तभी वो ऑडिट जो है वो सही से होगा। तो लेट अस सी व्हाट दे वांट टू से। द फील्ड ऑफ ऑडिट एज अ डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स रिव्यू ऑफ वेरियस असर्शंस with a view to prove the veracity of such assertions and express an opinion। मतलब ये तो ऑडिट का जो भी टाइम पास डेफिनेशन है। इट इज क्वाइट लॉजिकल एंड नेचुरल कि जो ऑडिट है वो एक व्यक्ति ही कर सकता है जिसके पास अच्छा नॉलेज हो। नाउ द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियर इज क्लोजली लिंक्ड विद ऑडिट। व्हाई? इट इज सेड दैट ऑडिटर basically deals with the figures in the financial statements, but he also has to interact with a lot of people in the organization. The auditor is expected to deal with human beings rather than figures. One of the basic elements in designing an internal control has always been human resource. Perfect. आपका ऑडिट कैन नॉट बी परफेक्ट अनलेस एंड अनटिल जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट है। इसीलिए ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपना काम सही से कर पाए।
करेक्ट और नो? इसमें एक और एक पॉइंट था लास्ट मॉड्यूल में, हैविंग अ नैक टू गेट अलोंग विथ पीपल. हैविंग अ नैक, एंड नैक वर्ड स्टार्ट्स विथ के is silent. Having a knack to get along with people. People P से पीपल प्लीजर नहीं. हाँ, पीपल प्लीजर मतलब उनके मन मुताबिक आप कठपुतली की तरह चल रहे हो, उनको जो चाहिए वो. हैविंग अ नैक मतलब जैसा हम बोलते हैं ना, अरे ये ऐसा है, सबसे घुल मिल जाता है. It doesn't take time for him to make friends. ऐसा. So having a knack to get along with people. ऐसा. चलिए, what is the relation between audit and economics? बताइए, why economics is very important? Trust me, economics is very important. आपको मालूम है, अगर आप कोई कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं और आपने लास्ट टाइम देखा, लास्ट टाइम तो टर्नओवर 100 करोड़ है और अभी टर्नओवर 70 करोड़ है, और आप जो है मैनेजमेंट को बोल रहे हैं, हाँ झुल किया ना तूने, टर्नओवर कैसा नीचे गया तेरा. बट आपको मालूम भी नहीं है कि वो जिस सेक्टर में है, वो जिस इंडस्ट्री में है, मैक्रो लेवल पर उस इंडस्ट्री में कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो आपका सारा ऑडिट, आपके सारे कंक्लूजन्स सब, तो मैक्रो पिक्चर क्या है वो पता, लेवल पर एक को बिलोंग कर उसकी क्या निकाल लो. राइट. सो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद accumulation and presentation. The concept of economist is different as compared to an accounts, and therefore there are similar grounds on which accounts has flourished. From an auditing viewpoint, the auditor is more concerned with the micro rather than the macro part, but knowledge of macro भी बहुत important है, जैसे firm, price, productivity, government role and regulation. ऑडिटर को ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ बहुत फेमिलियर होना पड़ेगा, तभी वो एक ऑडिट कर पाएगा. और इसलिए तो हम लोग हमेशा से सुनते हैं ना, लोग आपको बोलते हैं कि स्टार्ट से इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, आप इकोनॉमी का एक आइडिया लो, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. आप जिस दिन सीए बन जाएंगे, आप एक दिन में 3 साल के न्यूज़पेपर्स थोड़ी पढ़ सकें. आपको मालूम ही नहीं मैक्रो पिक्चर कैसा है, तो आप कैसे माइक्रो लेवल पर ऑडिट कर पाओगे. तो मैक्रो का इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जब कोई पर्टिकुलर कंपनी जो एक सेक्टर को बिलोंग करती है उसका ऑडिट करने जाए, आपको आइडिया हो कि उस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है. राइट. नेक्स्ट, साइंस, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. व्हाई स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स? एक एक करके बोलते हैं. पहले स्टैटिस्टिक्स क्यों? यू नो ना व्हाट इज स्टैट्स? सीए फाउंडेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट काम में आती है. क्या ऑडिट पूरा अपन सैम्पलिंग ही करते ना? तो आई यू नो ना, देयर आर 2 टाइप्स. दिस वन इज द सिंपल, द रैंडम, एंड द अदर इज द स्टैटिस्टिकल वन व्हिच हैज द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अटैच्ड टू इट. तो वो सब समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स जरूरी है. तो यहाँ पर वो क्लियर कहते हैं, अगेन डिसिप्लिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज कम क्वाइट क्लोज टू ऑडिट. क्यों? बिकॉज अब आपको स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का नॉलेज होना जरूरी है. मैथमेटिक्स का नॉलेज होना क्यों जरूरी है? जैसे अगर आपको इन्वेंट्री वेरीफाई करना है, yes, so they are talking about some formulas, they are talking about some calculations involved. They are telling you to move towards data analytics. So the use of data analytics is advancing rapidly, where many organizations are doing continuous audit and monitoring to identify risks. अब इसमें एक्चुअली मैथमेटिक्स की जगह पे they should have used the word quant. स्पेसिफिकली क्वांट से हमारा लेना देना होता है, बट मैथ्स वर्ड इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, और सैम्पलिंग के रिगार्डिंग आपका स्टैटिस्टिक्स फील्ड काम में आता है. द लास्ट वन, ऑडिट और एफएम. इनको कुछ समझा ही नहीं, तो इन्होंने बोला एफएम तो इतना इंपॉर्टेंट है, और एफएम का इंडेक्स खोला और सारे चैप्टर के नाम डाल दिए एक साथ. बोले नहीं ये तो जरूरी होगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट. यस, देखो उनकी शुरुआत कैसे होती है. ऑडिट में अपन सब एसएम फंक्शंस का काम करते हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, ये सारे फंक्शंस हैं. बट अभी फाइनेंशियल सर्विस एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें आपको ये सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. द नॉलेज ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो फाइनेंशियल मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है. मतलब कौन?
सेबी, वो आपको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में बोल रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्चेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इक्विटी रिसर्च, ये सारी का नॉलेज आपका बहुत होना जरूरी है, तभी आप सही से काम कर पाएंगे। क्लियर है? पक्का? सो देयर आर 6. नंबर 1 इज अकाउंट्स एंड ऑडिट, लॉ एंड ऑडिट, इको एंड ऑडिट, बिहेवियरल, मैथमेटिक्स, एफएम। ये 6 फील्ड्स इंपॉर्टेंट है जो ऑडिट के साथ बहुत क्लोज है। 2 मार्क के लिए एक तो ट्रू इनकरेक्ट करेक्ट में आ जाता है, या तो कहीं पे भी छोटा सा पूछ लेंगे कि ऑडिट और इसका रिलेशन क्यों क्लोज है, एक्सप्लेन, कमेंट। आपको बस एक तो वो डाल देना है क्लोज रिलेशन है, और फिर लॉ रहा तो लॉ के चैप्टर के नाम, मैथमेटिक्स जो है वो बता रहा, आप लर्न करना है ना, लॉ रहा तो लॉ के चैप्टर के नाम और डीटी आईडीटी, एफएम रहा तो एफएम के चैप्टर के नाम, गवर्नमेंट और इंटरमीडियरीज, इकोनॉमिक्स रहा तो बोलना माइक्रो में ऑडिट करते हैं लेकिन मैक्रो का नॉलेज तो होना चाहिए और उसके बिना कैसे करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में सैम्पलिंग्स और मैथमेटिक्स में डेटा एनालिटिक्स, बिहेवियरल साइंस में हम बोलेंगे दो ऑडिटर हैज टू डील विद नंबर्स बट ऑडिट कैन बी डन ओनली विद अ टीम, एंड में ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स इंटरेक्शन नैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को वो भी सीखना पड़ जाएगा। क्लियर है? पक्का? एवरीबॉडी, वी विल स्टॉप यहाँ पर। आज हमने क्वालिटी कंट्रोल पर ही फोकस किया, 220 और SQC 1, और लास्ट में ये 6 रिलेशन ऑडिट के और कुछ सब्जेक्ट्स के। श्योर अबाउट दिस? दैट्स इट, मीट यू टुमारो, बाय बाय।